हेलो, नमस्कार। आज सोशल जोग्राफी का टॉपिक जो है भाषा और बोली है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज तोशाम से रामवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आज का टॉपिक जो है हमारा भाषा और बोली। तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। भाषा और बोली। तो भाषा किसे कहते हैं और बोली किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। भाषा भाषा मनुष्य के विचारों और उनकी कल्पनाओं को दूसरों से विचार विमर्श करने की एक कला है, जिसके द्वारा हम अपने विचार, दूसरों के विचार एक दूसरे से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं। भाषा के द्वारा ही हम एक दूसरे को समझ और जान सकते हैं। A.N. क्लार्क ने जो है 1985 में भाषा की डेफिनेशन देते हुए बताया कि भाषा बातचीत की संग्रहित पद्धति है जिनके द्वारा मनुष्य एक दूसरे से संचार करते हैं, यानी कि एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसके बाद स्टुएंट ने 1947 में बताया कि भाषा बोली जाने वाली या लिखित प्रतीकों की एक प्रणाली जिसके द्वारा किसी सामाजिक समूह के सदस्य परस्पर संपर्क करते हैं और अत्यंत क्रिया करते हैं। बाबूराम सक्सेना ने भी बताया कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। तो इस प्रकार से सभी डेफिनेशनों को देखते हुए हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि भाषा जो है व्यक्ति के विचारों का आदान प्रदान है, जिससे वो एक दूसरे के बीच संबंध स्थापित कर सकता है और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष धातु में आ प्रत्यय लगने से हुई है। भाषा शब्द का शब्दकोशीय अर्थ जो है कहना, बोलना, उच्चारण करना आदि है, जिसके द्वारा हम भाषा को व्यक्त कर सकते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ जो है बोलना, कहना और उच्चारण करना है। हम भाषा को जो है बोलकर, उच्चारण करके अपने मुख के द्वारा या किसी को कहकर जो है उसको व्यक्त कर सकते हैं। भाषा के निर्णायक तत्व कि जिनके द्वारा भाषा बनती है या भाषा तक हम पहुंच सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ध्वनि जो हम मुख से बोलते हैं, जो हमारे मुख से निकलती है, उसे हम ध्वनि कहेंगे। ध्वनि के बाद वर्ण है। वर्ण जो है किसी भी भाषा या लिपि का सबसे छोटी ध्वनि होती है। इसके बाद अक्षर है। वर्णों के समूह को अक्षर कहते हैं। उसके बाद शब्द है। अक्षर के समूह को शब्द कहते हैं जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता है। उसके बाद पद है। शब्दों के मिलाकर उनको व्यवस्थित पद के अनुसार रखकर जो है पद का निर्माण किया जाता है। पदों के बाद वाक्य का निर्माण होता है और वाक्य से जब संपूर्ण वाक्य बन जाता है तो एक भाषा सामने आती है। इसके एग्जाम्पल के रूप में या उदाहरण के रूप में हम बता सकते हैं कि वह पढ़ रहा है। तो इसमें ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, पद और वाक्य, ये एक पूरी लाइन जो है वाक्य बनती है और ये भाषा कहलाती है। भाषा को प्रस्तुत करने के माध्यम कि भाषा को हम किन किन माध्यमों के द्वारा
प्रस्तुत कर सकते हैं या बोल सकते हैं या समझ सकते हैं। पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में जो है किसी भाषा को हम बोलकर या दूसरों के विचारों को सुनकर हम उनका अनुभव कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की भाषा में लिपि नहीं होती। हमारी जितनी भी बोलियां हैं वो सारी की सारी मौखिक भाषा के रूप में है। जितनी भी बोलियां हैं वो सारी की सारी मौखिक भाषा के रूप में है। लिखित भाषा ये दूसरा माध्यम है। हम किसी के विचारों को जो है लिखकर प्रकट कर सकते हैं, लिखकर पत्र व्यवहार कर सकते हैं, या कोई कहीं दूसरे स्थान पर है, हमें अपने विचारों की दूसरे स्थान पर पहुंचाना है तो हम उनको जो है लिखकर हम पत्र व्यवहार के द्वारा या ईमेल के द्वारा या किसी और माध्यम के द्वारा जो है उन विचारों को, दूसरों के विचारों को पढ़ सकते हैं, लिखकर जो है अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं जिनका एग्जाम्पल जो है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी, स्पेनी, पुर्तगाली, चीनी, डच, फ्रेंच आदि बहुत सारी भाषाएं हैं जो विश्व में बोली जाती है। भाषा किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में और विशेष प्रजाति के द्वारा बोली जाती है। धीरे धीरे स्थानांतरण से प्रजातियों और भाषाओं में भी परिवर्तन आया है और नई भाषा समूह का विकास हुआ है, जिससे भाषा में उपभाषा का विकास हुआ। मुख्य भाषा परिवार। पूरे विश्व में अनेक भाषा परिवार बोले जाते हैं या अनेक भाषा परिवार हैं जिनके द्वारा अनेक भाषाएं सम्मिलित की जाती हैं। तो जो मुख्य भाषा परिवार है वो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, अफ्रीकी एशियाई भाषा परिवार, अफ्रीकी भाषा परिवार, यूराल अल्पाई भाषा परिवार और द्रविड़ मलयालम पॉलिनेशियन भाषा परिवार। उसके बाद आती है आपकी बोली। सीमित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। किसी विशेष सीमित स्थानीय व्यवहार या स्थानीय व्यवहार में प्रयोग की जाने वाले सीमित क्षेत्र के अंदर एक छोटा क्षेत्र जिसके अंदर भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको हम बोली कहेंगे। बोली की कोई लिखित रूप नहीं होता, यानी कि बोली की कोई भी लिपि नहीं होती। बोली को लिखकर प्रकट नहीं किया जाता। अगर बोली को लिखकर प्रकट किया जाता है तो वो भाषा की उपभाषा बन जाती है। उन्हें सरकारी कामकाज में मान्यता प्राप्त नहीं होती। प्रांतों में अनेक बोलियाँ बोली जाती है। बोली का रूप थोड़ी दूर पर बदल जाता है। बोली जो है वो कुछ दूरी के बाद, कुछ किलोमीटर के बाद जो है वो बदल जाती है। बोलियों के एग्जाम्पल जो है भोजपुरी, बुंदेली, कनौजी, हरियाणवी, कोरवी, बांग्ला, बोडो, बहुत सारी बोलियां हैं। जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनकी जितनी भी भाषाएं हैं वो लगभग सारी की सारी जो है बोलियां हैं। बोली को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है भौगोलिक बोली। भौगोलिक बोली वो बोलियां होती हैं जो किसी विशेष क्षेत्र के अंतराल बोली जाती है, किसी विशेष क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है या पर्वतीय क्षेत्र है या और अन्य कोई क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, तो किसी विशेष क्षेत्र के अंतर्गत जो है बोली बोली जाती है, उसको भौगोलिक बोली कहते हैं। दूसरी है सामाजिक बोली। किसी विशेष सामाजिक समूह के द्वारा, किसी विशेष सामाजिक समूह के द्वारा जो बोली बोली जाती है उसको हम सामाजिक बोली कहते हैं। वो अलग अलग कास्ट के द्वारा हो सकती है, अलग अलग प्रजाति के द्वारा हो सकती है, अलग अलग समूह के द्वारा हो सकती है, अलग अलग धर्म या और अन्य सामाजिक समूह के द्वारा जो है बोली बोली जाए उसको हम सामाजिक बोली कहेंगे। हरियाणवी में कहावत भी है बोली के प्रति। हरियाणवी में कहावत भी है बोली के प्रति, कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर बदले वाणी। कि एक कोस
पर जो है पानी बदल जाता है और 4 कोस के ऊपर जो है बोली बदल जाती है कि 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर जो है बोली में परिवर्तन आ जाता है, उनकी बोली जो है चेंज हो जाती है। उसमें किसी न किसी शब्द में, किसी न किसी अक्षर में बदलाव आता है। कहीं पर नए का प्रयोग किया जाता है तो कहीं पर अने का प्रयोग किया जाता है, कहीं पर ई का प्रयोग तो कहीं पर आ का प्रयोग किया जाता है। तो उनमें जो है बदलाव, धीरे धीरे जो है बदलाव वो आ जाता है। भारत में भाषा के अंतर्गत बोली जाने वाली निम्न बोलियां हैं। भारत के अंदर जो है सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। इसमें हिंदी भाषा में पश्चिमी हिंदी में जो है खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी और बांगरू, यानी कि जो लगभग जो है आप हमारा हरियाणा जो है, हरियाणा प्रदेश है, इसके अंदर जो है पश्चिमी हिंदी बोली जाती है और इसमें खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, ब्रज बोली है, कन्नौजी है और बांगरू है। इसके बाद पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी जो है उत्तर प्रदेश में अवधी और बघेली है। बिहारी हिंदी है। बिहारी में भोजपुरी और मैथिली है, दोनों बोलियां जो सबसे प्रमुख है। उसके बाद पहाड़ी हिंदी है, गढ़वाली और कुमायूं है जो उत्तरांचल में आती है। उसके बाद राजस्थानी हिंदी है जो पूरा का पूरा राजस्थान मरुस्थल एरिया है उसके अंदर बोली जाती है। उसके साथ साथ हरियाणा लगता हुआ है, उसमें कुछ ज़िलों में जो है, कुछ क्षेत्र में जो है ये बोली बोली जाती है, जिसमें जयपुरी, मालवाड़ी जो है राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं। इसके बाद है भारत के अंदर जो है पूर्वांचल राज्य है। पूर्वांचल राज्य में जो 7 राज्य हैं उनके अंदर बोली जाने वाली जो है बोलियां, असमिया जो है मुख्य भाषा है वहाँ पर। असमिया में मिसिंग, कार्बी जो है बोली है। उसके बाद पूर्वांचल की बोडो मुख्य भाषा है, उसमें चकमा और कछारी जो है बोली है। उसके बाद मणिपुर है। मणिपुरी जो है मुख्य भाषा है जिसमें मेरी बास जो है वहाँ की बोली है। उसके बाद बांग्ला जो है बांग्लादेश की, पश्चिम बंगाल की और पूर्वांचल की मुख्य भाषा है, जिसमें त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय जो है ये प्रदेश आते हैं। उसमें कुकी और यार्ड जो है बोलियाँ बोली जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण भारत की। पूर्वी भारत की, उत्तरी भारत की बोलियाँ जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वांचल की हैं असमिया, बोडो और मणिपुर और बांग्ला, इन भाषाओं के अंतर्गत है। तो अब है जो आपकी दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में जो है द्रविड़ भाषा जो है, द्रविड़ परिवार की भाषाएं जो है वो बोली जाती है, जिसमें तमिल सबसे प्रमुख है। तमिल तेलुगु जो है भाषा वो सबसे प्रमुख है, उपभाषा है ये तमिल और तेलुगु। इसमें जो है बोलियाँ येरुकुल है, कैकादी है और कोरवा है। इसके बाद मलयम है प्रमुख भाषा, उसमें नागरी मलयम है और पनिया और येरव। नागरी मलयम जो है वहाँ के ब्राह्मणों की प्रमुख बोली है। कन्नड़ तीसरी भाषा जो है आपकी वो सबसे प्रमुख कन्नड़ है। कन्नड़ भाषा के अंदर जो है बड़गा बोली है, ओलिया है, कोरचा है। बोली और भाषा में अंतर। भाषा एक बड़े भूभाग पर बोली जाती है और समझी जाती है। इसके साथ किसी बड़े महाकाव्य की रचना भी होती है, जैसे अवधि रचना, रामचरितमानस है। यानी कि एक भाषा के अंदर लिपि के द्वारा या लिखकर जो है किसी महान काव्य या और अन्य ग्रंथों की जो है रचना होती है और एक बहुत बड़े भूभाग के ऊपर जो है बोली जाती है। जबकि बोली जो है एक छोटे भूभाग पर बोली जाती है और छोटे छोटे लोक कथाओं की रचना होती हैं। यानी कि लोक कथाओं की जो मुख से बोली जाते हैं, जो लोगों के द्वारा अपनी कथाएं या अपने विचारों को प्रकट किया जाता है। तो उसमें भोजपुरी रचना, कोई भी लोक कथा या हरियाणवी है लोक कथा या और अन्य जो गीत है वहाँ के अन्य चीज़ें हैं, वो सारी की सारी लोक कथाओं के अंतर्गत आते हैं। जो संस्कृति है वो बोली के अंदर पाई जाती है। भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं जो निम्न हैं। यानी कि जो भारत का संविधान है उसके अंदर जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिसमें पहले जब संविधान का निर्माण हुआ तब केवल 14 भाषाएं थी। उसके बाद 3 संशोधनों में जो है और भाषाओं को इसके अंदर शामिल किया गया। तो भारत के अंदर जो है 22 भाषाएं जो संविधान के अंदर है, जिनको कानून अधिकार है, जिनको भाषा का दर्जा दिया गया है, वो हिंदी, बंगाली, बोडो, डोंगरी, मलयालम, मराठी, कन्नड़, कश्मीरी, संस्कृत, संथाली, उर्दू, सिंधी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, मणिपुरी, कोंकणी
असमी, नेपाली, मैथिली, उड़िया और तेलुगु। ये भारत के अंदर जो है 22 भाषाएं बोली जाती हैं। 22 भाषाओं को जो है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संविधान के अंदर जो है इनको दर्जा दिया गया है। संविधान में शुरुआत में जो है 14 भाषाओं की बात की थी मैंने, 14 भाषाएं बोली जाती, बाद में 8 भाषाओं को और जोड़ा गया। तो सबसे पहला जो संशोधन हुआ वो 21वें संशोधन में 1976 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 71वें संशोधन में 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। उसके बाद 92वें संशोधन में जो है 2004 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। भाषा को प्रभावित करने वाले कारक, कि भाषा को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं, किन के द्वारा भाषा प्रभावित होती है। पहला है भौगोलिक कारक, यानी कि जो भूक्षेत्र है हमारा, वो भाषा को किस प्रकार से प्रभावित करता है। भूक्षेत्र सबसे ज़्यादा जो है भाषा को प्रभावित करता है। वहाँ की क्लाइमेट है, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ के ऊंचावच है, वहाँ की जलवायु जो है, वो सारे की सारी जो है वो प्रभावित करते हैं। ऊंचावच में पर्वतीय भाग है, पठारीय है, मरुस्थल है, मैदान है। समतल मैदान है उसमें बहुत बड़े क्षेत्र में जो है एक भाषा बोली जाती है, जबकि पठारीय भाग के ऊपर जहाँ पर पठार है, जहाँ पर आना जाना या यातायात का साधन नहीं है, वहाँ पर कम भाषाएं बोली जाती है, तो विरल भाषा होगी वहाँ पर। पर्वतीय भागों में जो है आदान प्रदान नहीं होगा, आना जाना नहीं होगा, तो वहाँ पर भी जो है कम भाषाएं बोली जाती है। तो मैदानी भागों में जो है आना जाना ज़्यादा होगा, यातायात के साधन होंगे, तो वहाँ पर ज़्यादा भाषाएं बोली जाती। तो भौगोलिक कारक जो है वो भाषा को प्रभावित करता है। इसके बाद सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है। सामाजिक और सांस्कृतिक में समाज जो है, समाज के अंदर रहने वाले या सामाजिक समूह जो है, उसमें भाषा काफ़ी प्रभावित होती है। जो मनुष्य है एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा आचरण करता रहता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार के लिए या अन्य कार्यों के लिए जाता रहता है, तो वहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ की बोली या वहाँ की भाषा जो है उसको प्रभावित करती है, और अपनी भाषा जो है वो वहाँ के लोगों को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से आने जाने, यातायात के द्वारा या व्यापार के द्वारा या अन्य जो कारण रहे उनके द्वारा जो है भाषाएं काफ़ी प्रभावित हुई और मिश्रित भाषाओं का जो है निर्माण हुआ, जिससे उपभाषाएं जो है निकलकर सामने आई। उसके बाद है राजनीतिक कारक है। राजनीतिक कारकों में जो है सबसे ज़्यादा सरकार की नीतियाँ रही। सरकार की नीतियों के बाद जो है आक्रमणकारी जो अन्य देशों के ऊपर जो है शुरू से जो प्राचीन समय से आक्रमणकारी रहे, उन्होंने जो है अपनी प्रभुत्व सत्ता दिखाने के लिए अपनी बोली को, अपने संस्कृति को जो है वहाँ पर पनपाया या वहाँ पर जो है लागू किया। तो वहाँ पर एक नई बोली या नई भाषा का जो है उदय हुआ। या फिर जो हमारे, अगर हम भारत की बात करें तो इसमें पहले आर्य आए, आर्यों ने संस्कृत को अपनाया। आर्यों के बाद फिर पाली बौद्ध धर्म का आया, तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। हिंदी के बाद मुगल आई, फारसी, फारसी के बाद उर्दू, उर्दू के बाद जो है अंग्रेज़ आए। अंग्रेज़ों में भी यानी कि ये जो यूरोपियन उपनिवेश का काल आया, तो उसमें अंग्रेज़ी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रेंच, ये सारी की सारी, डच जो है, ये भाषाओं का जो है, नई भाषाओं का जो है निर्माण हुआ। तो ये राजनीतिक कारण रहे जिससे भाषाओं का के ऊपर जो है काफ़ी प्रभाव पड़ा। सारी की सारी भाषाएं जो इससे प्रभावित हुई। भाषा का महत्व, कि भाषा का क्या क्या महत्व हो सकता है। भाषा तो मनुष्य को हर क्षेत्र में प्रभावित करती है। किसी भी क्षेत्र में आप जाते हो तो उसमें भाषा ज़रूर प्रभावित करती है और उसका महत्व बना रहता है। पारस्परिक संपर्क, भाषा के द्वारा जो है हम एक दूसरे से पारस्परिक संपर्क कर सकते हैं। संस्कृति और विचारों का आदान प्रदान, कि हम संस्कृति का और अपने विचारों का जो है आदान प्रदान कर सकते हैं। राष्ट्रीय एकता, अगर एक राष्ट्र में एक भाषा है तो उसमें राष्ट्रीय एकता बनी रहती है। संस्कृति का विकास, किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र की जो संस्कृति है उसका जो है विकास भाषा के ऊपर निर्भर रहता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, कि व्यक्ति जो है अपना विकास या अपने व्यक्तित्व का विकास भाषा के द्वारा ही कर सकता है। अगर हम किसी दूसरे के व्यक्ति के विचारों को सुन नहीं सकते, जान नहीं सकते, या अपने विचारों को दूसरों को समझा नहीं सकते या समझ नहीं सकते, तो उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। भाषा का विकास और प्रसार, भाषा का विकास और प्रसार प्राचीन काल से ही होता रहा है।
मैंने अभी पहले एग्जाम्पल दिया था कि भारत का एग्जाम्पल, पहले आर्य आए, उन्होंने संस्कृत भाषा का विकास किया, उसके बाद पाली का हुआ, उसके बाद प्राकृत का हुआ, उसके बाद अपभ्रंश का हुआ, फिर हिंदी का हुआ, फिर मिश्रित हिंदी का हुआ, उसके बाद और उपनिवेश काल में बहुत सारी भाषाएं आई। या पूरे विश्व में जो है उपनिवेश काल के अंदर जो है भाषाओं का आदान प्रदान और प्रसार हुआ और विकास भी हुआ, जिससे एक पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में जो है भाषाओं का सबसे ज़्यादा विकास उपनिवेश काल में हुआ। भाषा के विलुप्त होने के कारण जो है, मुख्य कारण क्या क्या रहे? अपनी भाषा छोड़कर दूसरी भाषाओं को सीखना, कि मनुष्य अपनी भाषा को छोड़कर, अपनी जो बोली है, अपनी संस्कृति को छोड़कर जो दूसरी संस्कृति के ऊपर अपना सीखने में प्रयत्न करता है, तो वो अपनी भाषा को ही भूल जाता है, जिससे दोनों ही भाषाओं का जो है विलुप्त होने के कारण रहते हैं। कई पीढ़ियों से धीरे धीरे भाषा का मरना, कि लगातार बहुत सारी पीढ़ियाँ, लगातार पीढ़ी रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उनमें जो है भाषाएं कम होती जाती हैं, सीखने के कम इच्छुक रहते हैं। उसके बाद भाषा के व्याकरण और शब्द का लगभग या पूरी तरह बदलना, कि भाषा की जो व्याकरण है, लिपि है, उसमें बदलाव के कारण भी भाषा विलुप्त होती जाती है। वैश्वीकरण और नव उपनिवेशवाद, कि विश्व में जो है वैश्वीकरण बढ़ा, कि सारा संपूर्ण संसार जो है एक होने के बाद जो है भाषा भी एक की जाए, या और अन्य भाषाओं के ऊपर आदान, जो अंग्रेजी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो है उसका सबसे ज़्यादा जोर हुआ। तो भाषा, एक भाषा के लिए या वैश्वीकरण के उसमें भी भाषा का जो है विनाश होता गया। और जो उपनिवेशवाद आया उसमें भी जो है भाषाओं का जो है विनाश हुआ, कि अपनी जो वहाँ की भाषा थी लोग वो भूल गए, और दूसरी भाषा सीखने में जो प्रयत्न किया तो वो भाषा भी नहीं आई, तो दोनों ही भाषाओं का लुप्त हो गया और एक मिश्रित भाषा का जो है उदय हुआ। उसके बाद शिक्षा प्रणाली और मीडिया, इंटरनेट, टेलीविज़न, प्रिंटिंग मीडिया, ये सारी की सारी सहायक चीज़ें जो है भाषा के विलुप्त होने के भी कारण हैं। इनके द्वारा भाषा में प्रसार भी हुआ है, लेकिन दूसरी भाषाओं को देखते हुए अपनी भाषाओं के प्रति इतनी जिज्ञासा न होते हुए उन्होंने अपनी भाषाओं को विलुप्त किया। चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे पुर्तगाली हो, फ्रांस हो, डच हो, जर्मनी हो, कोई भी भाषा है, तो सारी की सारी भाषाओं पर इनका काफ़ी प्रभाव रहा। ये था आज का टॉपिक। ये भारत का नक्शा है, जिसमें जहाँ जहाँ पर भाषाएं बोली जाती है लगभग वहाँ पर दिया गया। मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, इंग्लिश है, बांग्ला है, केरल है, तमिलनाडु है, मलयालम है, ये सारी की सारी भाषाएं। ये था आज का टॉपिक। थैंक यू, धन्यवाद।